फ्रेंड्स, आई एम शिवरादित्य और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो टॉपिक वाइज पजल्स फॉर प्रीलिम्स का जो सीरीज़ चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हुआ है मतलब मैंने एंड कर दिया है। वैसे तो मैंने सारे कोर्सेज और सारे प्लेलिस्ट को नेवर एंडिंग रखा है, क्योंकि मुझे कुछ भी नया चीज़ मिलता रहेगा तो मैं उसमें प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप ऑन एन एवरेज थोड़ा कैजुअली मान सकते हो कि जो इन जनरल टॉपिक्स होते हैं पजल्स के वो मैंने कवर अप कर दिए है प्रीलिम्स के बेसिस पे, ठीक है, नॉट मेंस के बेसिस पे। टॉपिक वाइज जो पजल्स होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी सब टॉपिक्स होता है वो प्रीलिम्स के लेवल तक मैंने कवर करवा दिया है। कुछ भी मुझे नया चीज़ मिलेगा या मिसलिनियस जो भी मिलेगा, मैंने पहले भी बताया मिसलिनियस पार्ट 2 पार्ट 3 करके आई विल बी अपलोडिंग। सो फॉर द टाइमिंग आप बोल सकते हो मैंने उस प्लेलिस्ट को या उस सीरीज़ को एंड कर दिया है, या टू बी प्रिसाइज मैंने पॉज कर दिया है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मेरा भी मन था कि मैं SBI क्लर्क जो एग्ज़ाम्स एकदम ही हाल ही में होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी एक मैं सीरीज़ स्टार्ट करूं। तो बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस सेशन करें, और प्रैक्टिस सेशन में हम लोग वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा एग्ज़ाम में आता है। तो जैसे कि मैं आज क्वांट्स का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को करवाने वाला हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चंस करेंगे जैसा एग्ज़ाम में आता है। गॉट इट। और फिर रीजनिंग का भी आएगा, है ना। तो एंड आप लोग एक चीज़ ध्यान रखो बिफोर आई डाइव डीप इनटू द वीडियो, एंड मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एक प्रैक्टिस सेशन है, एक प्रैक्टिस सेट है, जहाँ पे हम लोग 35 क्वेश्चन जो कि मिक्स्ड है सारे चैप्टर्स में से, जैसा एग्जाम में आता है उस तरीके का एक मॉक प्रैक्टिस सेशन, मतलब मॉक टेस्ट की तरह हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन लोगों का कुछ चैप्टर्स का बेसिक्स वीक है या बेसिक्स आपको पता नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो हाउ आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द वीडियो, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस क्वेश्चन को एग्जाम के बेसिस पे सॉल्व करूंगा। हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ समझ में आए, कुछ समझ में ना आए, एंड वही सॉल्व करने के बाद ही मैं तुरंत आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा कि बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में क्या कैलकुलेशंस चल रहा था, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, एंड देन वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस आई विल रिपीट फॉर द ऑल द रेस्ट क्वेश्चंस, ऑल द 35 क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी एक चैप्टर है, मान लो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन है, तो मैंने शॉर्टकट से कर लिया, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, फिर मैंने उसको एकदम मैथेडिकली उसको समझाया, ठीक है, बहुत लोगों को समझ में आ गया। बट उन लोगों के लिए ये दिक्कत है जिनको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एकदम बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं कि कैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उनको पता ही नहीं। तो नॉट ओनली उनको उस क्वेश्चन से दिक्कत है, उनको बेसिकली ओवरऑल पूरे चैप्टर में ही दिक्कत है, क्योंकि दे डोंट नो इट, ठीक है, उनको पता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो जिसका बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं पता। आप लोग बेसिक कंसेप्ट देखो एंड देन यू गेट बैक इनटू द वीडियो। और जो बेसिक कंसेप्ट्स है, हर एक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट, पूरा चैप्टर ऑब्वियसली एक वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है। आई विल बी ब्रिंगिंग अप दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, लेटर ऑन इन द टाइम। अभी जैसे एग्जाम हाल ही में होने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स एकदम नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस सेशन इज़ वेरी मच नीडेड। बहुत कमेंट्स भी आए मुझे इसके लिए, सो इसीलिए आई एम स्टार्टिंग अप विद दिस प्रैक्टिस सेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। So this is the first question in front of us. पढ़ते हैं इसको। The average sum of money owned by 3 brothers A, B, C is 480. 480 is the average. A has 30 more than B. A के पास B से 30 ज़्यादा है, ठीक है, और C has 60 more than A. तो C A से ज़्यादा है, तो A के पास B से 30 ज़्यादा है, तो C A से 60 ज़्यादा है, यानी C B से कितना ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है। तो अगर मैं B को एवरेज मान लूँ, अगर मैं मान लूँ कि B ही एवरेज है, ठीक है, और मैं फिर एक्स्ट्रा काउंट करूं, यानी हर एक के पास 480 480 480 है, ठीक है, तो बट मैं अगर मान लो मुझे 480 निकालना है, 480 इज द एवरेज मैं निकालना चाहता हूं, मैं कैसे निकालूंगा, मैं सबसे लोएस्ट वाले को एवरेज मान लूंगा, बी को मैंने एवरेज मान लिया, फिर एक्स्ट्रा कितना हम लोग देखेंगे, एक्स्ट्रा है 90 + 30 120, ये जो 120 है, ये 120 3 लोगों में बढ़ जाएगा, सबको कितना करके मिलेगा, 40 करके मिलेगा, यानी B + 40 आने वाला है 480, ठीक है, B + 40 आने वाला है 480, और मुझे चाहिए A, तो मैं B + 30 निकाल दूंगा, ठीक है, तो B + 30 कितना होगा, 470 होगा। डन, तो इसका आंसर हो गया 470। अब इस तरीके से इतना ही लिख के आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन एग्जाम में। गॉट इट। आप टाइम नोट कर लो कि कितने टाइम में मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। वैसे तो मैं बोल भी रहा था, बोलते टाइम एक्चुअली
मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन 2 ways। फर्स्ट तो मैं एग्जाम में कैसे करते हैं वो करके दिखाऊंगा, एंड सेकंड में एक्सप्लेन करूंगा। तो एग्जाम में इससे भी थोड़ा और कम टाइम में होता, क्योंकि मैं तब बोलूंगा नहीं, ठीक है, मैं सीधा लिखूंगा, मेरे माइंड में सब कुछ चल रहा होगा। तो बट दिस इज वीडियो, ठीक है, तो इसमें अगर मैं एकदम ही नम रहूंगा, एकदम ही चुप रहूंगा वीडियो में, तो लाइक ये हो नहीं पाएगा ना, इट विल फील ऑकवर्ड। तो यहाँ पे देखो हमने किया क्या, ठीक है। अभी सबसे पहले तो इस मेथड को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं और एक मेथड भी बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। जिन लोगों को थोड़ा भी एवरेज का आइडिया है ना, एवरेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे थोड़ा सा मैं डिस्कस भी करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली प्रैक्टिस सेशन में इतना डिस्कशन फॉर 35 क्वेश्चंस तो थोड़ा सा दिक्कत है फॉर मी, बिकॉज इट विल बी ह्यूज वीडियो। देन मान लो 7, 8 और 9 है, मुझे एवरेज निकालना है, तो मैंने एवरेज मान लिया 7, ठीक है, मान लिया कि हर एक नंबर 7 है, बट एक्चुअली में तो ऐसा है नहीं। तो ये जो 8 है ये कितना ज़्यादा है, 7 से 1 ज़्यादा है। ये जो 9 है ये कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा 3 है। एक्स्ट्रा 3 इस 3 नंबर्स में बढ़ जाएगा, कितना बचेगा, +1 बचेगा। तो ये +1 फिर हमारे एज्यूम्ड एवरेज, हमने जो एज्यूम किया था 7, उसमें ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनल एवरेज कितना है, 8 है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ये कर सकते थे, मैं लेज़र पॉइंटर से बताता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। यहाँ पे b सबसे छोटा है ना, तो b को मैंने एवरेज मान लिया। उसके बाद मैंने देखा कि एक्स्ट्रा कितना कितना है, तो ये जो a है ये b से 30 एक्स्ट्रा है, ये जो c है ये a से 60 एक्स्ट्रा है, और क्योंकि a b से 30 एक्स्ट्रा है तो ये c b से 90 एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल हमारे पास 120 एक्स्ट्रा हो गया। इस 120 को 3 लोगों में बांटेंगे तो 40 आएगा। ओके, b + 40 कितना आ रहा है, 480 आ रहा है, जो कि हमारा एवरेज है ना। b प्लस ये एक्स्ट्रा करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 प्लस ये जो एक्स्ट्रा था 3 3 लोगों में बटा +1, 7 + 1 8 आ गए। तो यहाँ पे b + 40 फाइनल एवरेज आ रहा है। और मुझे निकालना है a, ठीक है, मुझे निकालना था a। तो a कितना है, a is 30 more than b। तो a कितना है, a है दिस मच, ये है a का वैल्यू, b + 30। तो मेरे पास b + 40 तो था ही, तो मैंने क्या किया, मैंने इधर -10 कर दिया और इधर -10 कर दिया, तो 40 - 10 30 हो गया। तो ये a का वैल्यू आ गया ना हमारे पास, यही तो a है, यही तो a है। गॉट इट। तो ये तो एक तरीका हुआ कि आप एवरेज से कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। और सिंपल भी आप कैसे कर सकते हो, जैसे एवरेज 3 लोगों का 480 है, तो अगर मैं तीनों का सम निकालूं, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर, तो सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। तो 48 या 480 बेसिकली इंटू 3 कितना होगा, 1440। ओके, अब मुझे a निकालना है, तो मुझे सारे रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ a लिखने पड़ेंगे। इसको मैं लिखूंगा a, इस b को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस रिलेशन से आप बताओ b को क्या लिख सकते हो, a - 30 लिख सकते हो, a - 30 लिख सकते हो। c को क्या लिख सकते हो, c तो बोला ही है 60 मोर देन है, तो a + 60 इज इक्वल्स टू 1440। तो यहाँ पे 3a आ गया, 60 - 30 30 हो गया, और 30 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 1410 हो जाएगा। अब a कितना है, अगर हम लोग 3 से कट करेंगे इसको, ठीक है, 3 से इसको कट करेंगे तो 4 बार जाएगा, 2 रह गया, 21 7 और 0, तो a आ गया 470। गॉट इट, समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को। लेट मी रीडिफाइन द पोजीशन। ओके, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड सुमित इज 13:14। आफ्टर 6 years द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट रेस्पेक्टिव एजेस विल बी 16:17। तो अमित और सुमित है, 13 और 14 का रेशियो है। ओके, 16 और 17 का रेशियो हो जाता है 6 साल बाद, ठीक है। अगर हम लोग यहीं पे कंपेयर करें तो ये तो 3 साल बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़्यादा है, यहाँ पे भी 3 ज़्यादा है, बट क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे 6 साल बाद हो रहा है। सो 3 इज इक्विवेलेंट टू 6 होगा, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 2 होगा। अभी मुझे बोला है सम ऑफ देयर एजेस निकालने के लिए, ठीक है। तो इनका सम कितना होगा एज का, 27, ठीक है।
तो 3 बराबर अगर 6 होता है, 3 इज इक्विवेलेंट टू 6 है, 1 इज इक्विवेलेंट टू 2 है, तो 27 इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा? 27 इज इक्विवेलेंट टू 54 होगा। बट मुझे यहाँ पे क्या बोला है? सम ऑफ देयर एजेस 2 years फ्रॉम नाउ। ये तो सम ऑफ देयर एजेस मतलब प्रेजेंट एजेस का सम निकला ना 54। 2 साल बाद निकालना है, 2 साल बाद निकालना है, तो क्या मैं 2 ऐड कर दूं हो जाएगा? नहीं, मुझे 2 बार 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अमित का भी 2 साल बाद वाला एज लेना है, सुमित का भी 2 साल बाद वाला एज लेना है, तो +2 ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 58 होगा। गॉट इट? तो नाउ दिस इज लाइक दिस मेथड इज कॉल्ड एज रेशियो बैलेंसिंग, या बैलेंस तो करना नहीं पड़ा, मतलब अगर बैलेंस नहीं होता तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता। गॉट इट? तो दिस मेथड इज कॉल्ड दिस रेशियो बैलेंसिंग या कंपेयरिंग रेशियोज। मतलब मान लो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ रहता रेशियो 3:5 और मान लो 7:8 है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या दिख रहा है मुझे? 4 दिख रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो बैलेंस नहीं है। ओके, तो इस गैप को बैलेंस करने के लिए आप ये वाला गैप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो ये वाला गैप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 गैप है। अब यहाँ पे भी कितना गैप है? 2 गैप है। यहाँ पे कितना है? 11, यहाँ पे कितना है? 11, तो ये बैलेंस हो गया। बट पहले ये बैलेंस नहीं था। 3 से 7 कितना दूर था? 4। 5 से 8 कितना दूर था? 3, ठीक है। अभी हम लोग लिख सकते हैं कि 11 इज इक्विवेलेंट टू समथिंग। यहाँ पे आफ्टर 6 years दिया हुआ था, बट ये तो 3 साल बाद ही 13 से 16 हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। गॉट इट? सो मैं ज़्यादा यहाँ पे देखो डीप डिटेलिंग की इस तरह का मेथड रेशियो में हम लोग क्यों कर सकते हैं, ठीक है, कैसे ये इस मेथड का और सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो सब तो चैप्टर वाइज चीज़ें हो गई ना। दिस इज अ प्रैक्टिस सेट, तो मैं इसको एक प्रैक्टिस सेट जैसा ही रख रहा हूँ। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A container is full of wine. 1/3 is taken out, and then an equal amount of water is poured into the container to fill it. The same process is repeated 3 times. What is the initial ratio of wine to water in the container? तो अब देखो, मान लो 1 था, ठीक है, कंटेनर में 1 लीटर वाइन था, पूरा 1 था। 1/3 is taken out, तो बचा कितना? 2/3 बचा, है ना। मतलब वाइन बाई टोटल, वाइन बाई टोटल इज 2/3, 2/3 बचा। फिर क्या किया? इतना बचा हुआ था ना, इतना बचा हुआ था, इसमें से फिर से 1/3 निकाल दिया, तो बचा कितना? फिर से 2/3। फिर जितना भी बचा हुआ था, इतना बचा हुआ था, ठीक है, इतना बचा हुआ था, उसमें से 1/3 निकाल दिया, तो बचा 2/3। तो ऐसा 3 बार किया गया, ठीक है, रिपीटेड 3 times। फर्दर 3 times बोलता तो पहले 1 बार किया गया, उसके बाद 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं वो लोग, द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 times या 3 times। तो फर्दर 2 times मतलब पहले का 1 बार और अभी 3 बार, और अभी फर्दर 2 times मतलब पहले का 1 बार, अभी और 2 बार, तो 3 बार हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि 3 बार। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 8/27। तो 8/27 इज वाइन बाई टोटल। तो अगर मैं वाइन इज टू वाटर का रेशियो निकालूं, तो टोटल है 27 में 8 तो वाइन है और बाकी का 19 कितना है? वाटर है, तो 18:9 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीज़ करना है। गॉट इट? अभी इस तरह के क्वेश्चंस में ये भी चीज़ दिया रह सकता है, इस तरह के क्वेश्चन में ये भी चीज़ वो लोग दे सकते हैं कि पूरे देखो, पूरा क्वांटिटी तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, जो क्वांटिटी था, क्योंकि हम लोग जितना वाइन निकाल रहे हैं उतना ही हम लोग वाटर पोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर जितना निकाल रहे हैं मिक्सचर उतना ही हम लोग वाटर पोर कर रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी डिस्टर्ब नहीं हुआ ऑब्वियसली। तो अभी यहाँ पे अगर ऐसा बोलता कि अ कंटेनर इज फुल ऑफ वाइन, जो कि 270 लीटर्स है, 270 लीटर्स है। अभी बताओ वाइन कितना है? तो टोटल देखो कितना है, टोटल देखो 27 है, 27 बराबर 270 लीटर्स है, ठीक है, 27 बराबर 270 लीटर्स है। तो 8 बराबर कितना होगा? इंटू 10, तो 80 लीटर्स होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Six metallic spheres of radius 2 centimeter each। अच्छा, कुछ लिखावट तो ढक नहीं रहा ना?
एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता कि कैमरा का पोजीशन किधर है। अच्छा ठीक है, चलो। 6 metallic spheres of radius 2 centimeter each, 6 spheres of radius 4 centimeter and 6 spheres of radius 6 centimeter each are melted to form a large spherical ball. What is the radius of the ball thus formed? तो 6 spheres लिया गया, ठीक है, 6 spheres लिया गया, तो 4/3 पाई तो पहले ही बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्यूब आएगा, यहाँ पे 4 क्यूब आएगा, यहाँ पे 6 क्यूब आएगा, और इधर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल जाने वाला चीज़ क्या है, ये पूरा पार्ट कैंसिल चला जाएगा। 6 इंटू ये होगा 8, ये होगा 64, ये होगा 216। ओके, 216 का 16 और 64 80 होता है, 200 और 80 280 288 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो कितना होगा, 6 इंटू 8 48, 4 रह गया 52, 5 रह गया 12 और 5 17, 17 28 देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये 12 का क्यूब है, तो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था, देखो यहाँ पे मैंने लिखा कैसे इस चीज़ को, आपको बोला था कि 6 स्पीयर्स है, एक स्पीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 6 स्पीयर्स है 2 रेडियस का, तो 4/3 पाई 2 का क्यूब, प्लस 6 स्पीयर्स है 4 रेडियस का, तो 4/3 पाई 4 का क्यूब, और 6 स्पीयर्स है जो 6 रेडियस का है, तो 4/3 पाई 6 का क्यूब। अब ये सब मिला के मेल्ट करके एक बड़ा सा स्पीयर बन रहा है, उसका रेडियस कितना होगा, तो बड़ा सा एक ही स्पीयर बन रहा है ना, तो 4/3 लेंगे, उसके साथ 6 5 कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4/3 पाई आर होगा उसका रेडियस, मान लिया मैंने। तो ये जो पार्ट मैंने लिखा यहाँ पे, ये जो पार्ट मैंने लिखा, इसको ऐसे करके लिखना ही क्यों है, आप माइंड में आपका जो अंडरस्टैंडिंग उतना डेवलप कर लो, आप अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग उतना डेवलप कर लो कि 6 को आप बाहर ही लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि 6 तो बाहर ही रहने वाला है, 4/3 पाई भी कॉमन चला जाएगा, वो बाहर ही रहेगा और इससे कट जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको ऑलरेडी अपने माइंड में फिट कर लेना है। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे, एक के बाद एक प्रैक्टिस सेशंस करते जाएंगे, ये सारा चीज़ का डेवलपमेंट आपका थॉट प्रोसेस में ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अखिल परचेज 30 kg of sugar at the rate of 10 rupees 10 per kg, okay, and 40 kg at the rate of rupees 11. Just hold a minute. Okay, after mixing, at what price in rupees should he sell sugar per kg to gain 30%? तो यहाँ पे तो 300 रुपये हो गया पहला, 30 kg 10 रुपये करके, यहाँ पे 440 रुपीज़ हो गया, सॉरी ये प्लस में होगा। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो टोटल कितना केजी खरीदा मैंने, 70 केजी खरीदा, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज 740 डिवाइडेड बाई 70 रुपीज़। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है 30% गेन से, तो कॉस्ट प्राइस को 100% होता है, सेलिंग प्राइस कितना होगा 130% होगा। ठीक है, 130% होगा, 130% मतलब 13/10, 0 अगर कैंसिल कर दें हम लोग, यहाँ पे भी फिर से जीरोस कैंसिल होगा, सो 13 इंटू 4 52, 5 रहेगा, 13 इंटू 7 91 और 96 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 70। ठीक है, अगर मैं 962 को 7 से डिवाइड करूँ, नीचे एक 10 वो तो हम लोग डेसिमल लगा ही लेंगे, 7 से डिवाइड करने से 13 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 52 होगा। ठीक है, फिर 7 आएगा, ठीक है, उतने में हम लोग आंसर दे सकते हैं, यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा ना ऑलरेडी। ठीक है, फिर भी हम लोग डिवाइड करते हुए चलते हैं, चलो 962 डिवाइडेड बाई 7, 13 टाइम्स गया 91, ठीक है, 5 रह गया 52, तो 7 टाइम्स, और कितना रह गया 3 रह गया, 3 रह गया तो 4 आएगा अभी, है ना, एक डेसिमल आएगा यहाँ पे, एक डेसिमल आएगा और 4 आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 है, क्योंकि ये 7 से डिवाइड किया ना, 10 तो रह गया, तो 13.74, ये हमको पहले ही मतलब समझ में आ जाएगा कि यही आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ मैंने किया है, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ मैंने किया है। कॉस्ट प्राइस मैंने कैसे निकाला, देखो 30 kg शुगर का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये पर kg करके, तो वो मुझे कितना खर्चा पड़ा मेरा 300 रुपये। 40 kg शुगर का कॉस्ट प्राइस है 11 रुपीज़ करके, वो मुझे कितना खर्चा पड़ा 440, तो ओवरऑल खर्चा मेरा कितना आ रहा है 740 आ रहा है, कितने किलोस के लिए 70 किलोस के लिए, तो मैंने पर किलो दाम निकाल दिया। 740 इज द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस खर्चा। ठीक है, ठीक है,
730 इज माई टोटल एक्सपेंडिचर 740, और उसको मैंने 70 से डिवाइड किया सो दैट मुझे पर केजी का कॉस्ट प्राइस मिल सके, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला है आफ्टर मिक्सिंग एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल शुगर पर केजी, सेलिंग प्राइस भी पर केजी चाहिए। अब आप खुद देखो प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसको भी थोड़ा सा बेसिक भी पता है, आप सबको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी मतलब प्रॉफिट लॉस या फिर मार्क प्राइस ये सब होता है, ये सब कुछ कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। सेलिंग प्राइस भी कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में निकलता है। तो क्या बोला है कि गेन कितना होना चाहिए, 30% प्रॉफिट होना चाहिए, गेन होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस खुद अगर 100% है, कॉस्ट प्राइस खुद अगर 100% है, तो उस सेलिंग प्राइस क्या होगा 130%, 130% ऑफ दिस वैल्यू 740 डिवाइडेड बाई 70। 130% मतलब परसेंट के लिए नीचे डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, 0 कट करेंगे 13/10 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोच के कर सकते हैं इस चीज को। गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़ा आप लोगों को कुछ साउंड्स आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थंडरिंग हो रहा है एंड देन बारिश वगैरह भी आ रहा है, ठीक है। मौसम अच्छा है एनीवेज। ओके, अब इस तरह का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ पहले, बाद में मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो ये देख के मुझे पता चल गया, और इसके ऑप्शंस यहाँ पे है कि ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल यहाँ पे 30 दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ हाइपोटेनस यहाँ पे 13 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई, अगर मैं z को हाइपोटेनस मान रहा हूँ, x प्लस वाई 17 हो जाएगा क्योंकि टोटल मिला के 30 है। और एक मुझे इक्वेशन जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे मिल जाएगा, तो इससे हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि मैं x और y निकाल लूंगा, बट x और y निकालने के लिए मुझे दोनों का हेल्प का जरूरत पड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई होने वाला है। द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। अब मैं समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या था। द क्वेश्चन इज फॉलोड बाई 2 स्टेटमेंट, जिन्होंने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं पहले उनके लिए बोल रहा हूँ। द क्वेश्चन इज फॉलोड बाई 2 स्टेटमेंट्स, डिसाइड वेदर द डेटा इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इंफॉर्मेशन नंबर 1, डेटा नंबर 1 और इंफॉर्मेशन नंबर 2 यानी डेटा नंबर 2 दिया हुआ है। तो डेटा नंबर 1 के, सिर्फ 1 के हेल्प से अगर आप इसका आंसर निकाल सकोगे, ठीक है, अगर निकाल सकते हो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन 1 के हेल्प से, तो आपको ये देना है data in statement 1 alone is sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone is not sufficient to answer the question। यानी अगर 2 से नहीं निकाल पाते हो और 1 से निकाल लेते हो, सेम अगर 2 से आंसर निकल जाता है 1 से नहीं निकलता है, तो ये देना है the data in statement 2 alone is sufficient to answer the question, while the data in statement 1 alone is not sufficient to answer the question। अगर दोनों से ही अलग अलग आंसर निकलता है, दोनों को एक दूसरे के हेल्प का जरूरत नहीं है, दोनों से आंसर निकलता है अलग अलग, तो आपको ये मार्क करना है डेटा इन ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों के हेल्प से अगर आंसर नहीं निकलता है तो द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे केस में दोनों के हेल्प से आंसर निकला, तो हमने ये वाला ऑप्शन ई मार्क किया, द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसके लिए डेटा सफिशिएंसी के लिए हमेशा जरूरी नहीं कि आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व नहीं भी करके आप बता सकते हो, ठीक है, सॉल्व नहीं भी करके आप बता सकते हो, क्योंकि देखो हाँ, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 30, और क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ हाइपोटेनस बोला है, यानी जो ये ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, बेसिकली दिस इज z, x और y, ठीक है। तो मैं इसके साइड्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करता हूँ, ऑपोजिट, x के ऑपोजिट स्मॉल x, y के ऑपोजिट स्मॉल y, z के ऑपोजिट स्मॉल z। तो ये जो z है ये है हाइपोटेनस, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा, और z कितना है 13, ठीक है, हाइपोटेनस 13 है, तो ये 169 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे z का वैल्यू अगर 13 है, z का वैल्यू अगर 13 है, 13 अगर उस साइड जाएगा माइनस होगा, 30 से माइनस होगा, तो x प्लस वाई कितना होगा 17 होगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 289, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू तो है हमारे पास, कितना है 169 प्लस 2xy, ठीक है,
इक्वल्स टू 289। वैसे निकालने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये इक्वल्स टू कितना होगा, 9 से 9 और ये 12 आ जाएगा 120। तो x और y कितना आ गया, x और y कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यूज़ कर सकते हो। जैसे 60 अगर मेरे दिमाग में आ रहा है और 17 भी लाना है तो 12 और 5 ही होगा ना। 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 5 60 होता है, 12 प्लस 5 17 होता है। ठीक है, और ये तो होगा ही, ये तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि हमने 169 के हेल्प से ये निकाला। तो 12 स्क्वायर होता है 144, 5 स्क्वायर होता है 25, तो 144 प्लस 25 इज 169। और वैसे भी मतलब जिन लोगों को थोड़ा सा भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का जो कंसेप्ट है या जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में पता है, उनको पता होगा कि 5, 12 और 13 बहुत ही एक प्रोमिनेंट, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट है। गॉट इट? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे बस यही डर लगा रहता है कि मैं कुछ कवर अप ना कर दूं, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आज ब्लैंक स्पेस है तो मैंने कैमरा ऑन रखा है, तो कुछ कवर अप ना हो जाए। ओके चलो, तो इसमें तो ऑप्शन ई आ रहा है। ओके, इसमें देखते हैं क्या बोला है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर का एज निकालने बोला है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड मदर 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 5:4। ठीक है, फादर और मदर का 5 साल बाद का एज का रेशियो 5:4 है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन 5 years बिफोर इज 4:1। तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ना इससे निकलेगा ना इससे निकलेगा। यहाँ पे फादर और मदर का दिया हुआ है, यहाँ पे फादर और सन का दिया, कुछ कनेक्शन ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, निकाल भी नहीं पाएंगे कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन डी। चलो इस पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। प्रणव while traveling to office from home took a bus which traveled 20 किलोमीटर। ठीक है, तो बस में वो 20 किलोमीटर गया। आफ्टर which he took a metro which dropped him in 36 minutes। तो मेट्रो में उसने टाइम कितना दिया, मेट्रो में उसने कितना टाइम दिया, 36 मिनट्स टाइम दिया। ठीक है, ये मेट्रो का टाइम है और ये बस का डिस्टेंस है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस। ओके, द स्पीड ऑफ द मेट्रो इज 75 किलोमीटर। ये हमको कैसे हेल्प कर सकता है, देखो मेट्रो का टाइम है मेरे पास और मेट्रो का स्पीड है, तो इससे मैं मेट्रो का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। मेट्रो का डिस्टेंस निकाल के क्या फायदा होगा, स्पीड ऑफ तो बस तो निकालना है ना। स्पीड ऑफ बस के लिए मुझे टाइम ऑफ बस चाहिए। देखो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ बस है, ठीक है ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ बस तो है और मुझे टाइम ऑफ बस चाहिए। बट फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज नोवेयर हेल्पिंग मी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ मेट्रो है, उस स्पीड ऑफ मेट्रो और टाइम ऑफ मेट्रो से मैं डिस्टेंस ऑफ मेट्रो निकालूंगा, जो कि मुझे स्पीड ऑफ बस में कुछ हेल्प नहीं करेगा। ओके, सेकंड क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रणव्स होम एंड ऑफिस इज 65। अरे भाई, जो मैं फर्स्ट में निकाल रहा था सेकंड से भी वही निकलेगा। कैसे, देखो उसके घर से लेकर ऑफिस तक का डिस्टेंस 65 किलोमीटर है, बस में वो 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो मेट्रो में वो कितना ट्रेवल करेगा, मेट्रो में वो 45 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अब यही चीज तो मैं फर्स्ट वाले में निकाल सकता हूँ। ये 45 किलोमीटर जो एकदम ही डायरेक्टली निकल रहा है सेकंड इन्फॉर्मेशन से, वो निकलता मेरा यहां से फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। 75 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, 36 मिनट इज द टाइम। स्पीड और टाइम के हेल्प से मैं डिस्टेंस निकाल लेता। तो यानी यहां पे भी दोनों इंफॉर्मेशन मुझे किसी भी वे में हेल्प नहीं कर रहा कि मैं स्पीड ऑफ बस निकाल पाऊं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डी। ठीक है, आर नॉट सफिशिएंट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट। ओके, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पे चलते हैं। ओके, 84, तो 84 और मुझे 19 लाना है, तो क्या होगा, 12 और 7 होगा, और दोनों में यहाँ पे माइनस चाहिए, दोनों में पे माइनस आएगा क्योंकि हर दोनों जगह पे प्लस है। ओके, यहाँ पे 77, ठीक है, 77 से यहाँ पे 18 लाना है, तो यहाँ पे 11 आएगा और 7 आएगा, और दोनों माइनस में होगा क्योंकि हर दोनों जगह पे प्लस है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें जैसे x के, अगर हम लोग इस 12 को देखें, 12 को, x का जो ये 12 है, ये ढक गया, सॉरी, अरे यार, x का जो ये 12 है, ठीक है, x का जो ये 12 है, ये y के -11 से छोटा है, बट ठीक है, -11 से छोटा है, एंड ओके -7 से भी छोटा है। चलो सही है, तो y तो छोटा आ रहा है, इतना तो समझ में आ गया। और ये जो -7 है, ये जो -7 है, ठीक है, y छोटा आ रहा है, इतना 12 से समझ में आया। और -7 को अगर मैं कंपेयर करूं, -7 इसके बराबर है,
ठीक है, बट 11 से बड़ा है, तो कभी क्या हो रहा है, कभी x बड़ा हो रहा है, कभी y बड़ा हो रहा है, तो ऑप्शन विल बी दिस। ठीक है, अब दिस इज रियली टफ फॉर मी कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया ये बताओ, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही एक मतलब ह्यूज कंसेप्ट है जो समझाने में ही मुझे एटलीस्ट 2 क्लासेस लग जाएंगे, लाइक 2 क्लासेस ऑफ लाइक 40-45 मिनट्स। ठीक है, बट मेरा थॉट प्रोसेस क्या था मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ मुझे क्या क्या पता है या मैं किन किन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, वो मैं आप सुन लो। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 84 देखा तो मैंने ब्रेक करने का कोशिश किया सो दैट मैं 19 ला पाऊँ। ठीक है, और ये 84 प्लस में है तो मुझे ये 19 भी प्लस में लाना है, ये एक अप्रोच होता है। हाँ, 84 प्लस में है तो 19 भी प्लस में लाना है, यानी 2 चीज़ों को जोड़ के 19 होना चाहिए, तो 12 और 7 से जोड़ के 19 आ जाएगा। ठीक है, और 12 इंटू 7 84 भी आ जाएगा। ओके, बट क्या है यहाँ पे जब आप फाइनल आंसर लिखोगे, फाइनल आंसर में आपको 2 माइनस पुट करना है। क्यों? क्योंकि देखो जब यहाँ पे 2 जगह पे माइनस होता है, 2 जगह पे जब प्लस होता है तो फाइनल आंसर नेगेटिव में होता है। देखो अभी आपको लगेगा कि मैं आप लोग को रटवा रहा हूँ ये सारा चीज़, ठीक है, आपको रट्टाफिकेशन मारना पड़ रहा है, बट एज बिकॉज दिस इज द प्रैक्टिस सेट है ना, मैंने पहले भी बोला था, तो आप लोग ये सब चीज़ जान के रखो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि अब इन सारी चीज़ों का रीजंस है, इन सारी चीज़ों का रीजंस है कि क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा करना है, क्यों ऐसा स्प्लिट करना है, क्यों 84 प्लस में है तो 19 को भी प्लस में ही ब्रेक करना। ठीक है, इस तरह की चीज़ों का रीजंस है, एक अप्रोच है। बट यहाँ पे हम लोग अगर पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे तो फिर बाकी पूरा पेपर ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचे हैं, वी हैव लाइक मोर 26 क्वेश्चंस टू कवर। ठीक है, 35 तक मुझे पहुंचना है। तो ये हो गया x का इक्वेशन। y के इक्वेशन में क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 77। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि 77 से पहले प्लस है, तो मुझे 77 को ब्रेक करना है समथिंग प्लस समथिंग, यानी 2 चीज़ों को जोड़ के 18 आना चाहिए। तो 11 और 7 दोनों को जोड़ के 18 आएगा, और 11 इंटू 7 77 भी होता है। गॉट इट? और क्योंकि दोनों जगह में प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस। गॉट इट? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे 36 से -36 से और 5 है, तो आपको इनिशियली एकदम लग रहा होगा कि 36 और 5 से तो 41 बन जाएगा, बट 36 और 5 को अगर आप जोड़ोगे तो 41 बनेगा, बट यहाँ पे माइनस है ना, आपको जोड़ना नहीं है। 36 और 5 को आपको दो चीज़ों के डिफरेंस से आपको 41 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, 36 को ब्रेक करो, यहाँ पे आएगा 9 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 9 और 5 को एक साथ कर लिया आपने, 45 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 आ गया। गॉट इट? ओके, ये तो 4 है ना, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 है, तो 45 और 4 से मैं 41 बना सकता हूँ। अब कैसे बनाऊंगा 45 और -4, 45 प्लस में होगा, 4 माइनस में होगा, इससे क्या बन जाएगा, 41 बन जाएगा। गॉट इट? ओके, बट आपको जब x का वैल्यूज लिखना है, आपको यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे यानी आपको 45 को -45 लेना होगा और डिवाइडेड बाई 5 करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 5 क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है। अब लास्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो मैंने डिवाइड करने के बारे में बोला भी नहीं है। ओके, और माइनस और +4/5। ठीक है, साइन चेंज करना है आपको। +45 और -4 आया ना, तो +45 -4 कितना हो रहा है, +41, और 45 इंटू -4 कितना हो रहा है, ये वाला चीज, ये वाला वैल्यू मिल रहा है मुझे। 45 इंटू -4 मुझे ये वाला वैल्यू मिल रहा है। गॉट इट? तो ये जो +45 और -4 जो है, ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब एक्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो +45 हो गया -45 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइडेड बाई 5 क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, और -4 हो गया +4 डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें आता है, ठीक है, इसमें क्या है, 81। अब देखो यहाँ पे 81 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही ब्रेक करना है। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा मैंने सिर्फ 84 को ब्रेक किया। भाई x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 इंटू 84 तो 84 ही होगा ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 81। तो 81 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 9 इंटू 9। ओके, अगर मैं यहाँ पे 60, तो मुझे 81 से पहले प्लस दिख रहा है, यानी ये जो 72 है, 2 चीज़ों को जोड़ के मुझे 72 लाना है, ना कि 2 चीज़ों के सब्ट्रैक्शन से मुझे 72 लाना है।
तो 7 इंटू 9 हो गया 63, और यहाँ पे और एक 9 हो गया, तो प्लस 63 प्लस 9, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के मैं ला सकता हूँ 72। अच्छा, प्लस नहीं, मैं आपको माइनस करके बताता हूँ, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा, अगर अदरवाइज फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। 63 और 9 को जोड़ोगे तो 72 आएगा, बट मुझे तो माइनस चाहिए, 72 चाहिए, तो माइनस 63 माइनस 9 ले लो, माइनस 63 और माइनस 9 मिलके क्या आएगा, माइनस 72 आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, जब यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस होता है, तो दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, दोनों जो होता है वो पॉजिटिव होता है। या फिर या तो आप ऐसा समझो, या फिर आप ऐसा समझ लो, इस क्वेश्चन जैसा ही समझ लो, ये जो माइनस 63 है और ये जो माइनस 9 है, ये हमारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वाई को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। वाई का वैल्यूज क्या होगा, ये चेंज होगा, माइनस 63 प्लस 63 होगा, और डिवाइडेड बाई 7, क्यों, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 9 होगा डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो रहा है प्लस 9, यहाँ पे ये कितना हो रहा है, माइनस 9 हो रहा है, और ये प्लस 0.8 हो रहा है। ओके, अभी देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, ये तो 1 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, ये तो 1 से ज़्यादा ही आएगा, 1.2 समथिंग आएगा, ठीक है। ओके, देख लो, y प्लस 9 है तो ये दोनों से बड़ा है, ये 1.2 है, ये भी दोनों से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन x। चलो यहाँ पे मैं कैमरा अपना हाइड कर देता हूँ, आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक DI सॉल्व करना है हम लोग को जल्दी, ठीक है। तो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय 2 कंपनीज ड्यूरिंग 6 years, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय 2 कंपनीज ड्यूरिंग 6 years। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी ए ड्यूरिंग ऑल द गिवन ईयर्स। तो कंपनी ए का देखो, हाँ, कंपनी ए का ये ब्लू कलर 190 और 450, 200 ही पकड़ लो, कितना हो गया, 650 हो गया, 650 और 350 1000 हो गया। ओके, 430 और 270 कितना होगा, 700 है ना, 700 हो गया, 1000 और 700 कितना हो गया, 1700 हो गया, 1700 और यहाँ पे 570 कितना हो गया, 2270। बट यहाँ पे हम लोग 2260 लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 ज़्यादा ले लिया था, एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई 6 होगा, ये गॉट इट, डिवाइडेड बाई 6 होगा। ओके, तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, 2 से यहाँ पे 11 आएगा और 30 आएगा, 11 30 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होगा, देखो 3 से 3 बार जाएगा, 2 रह गया 23, 7 बार जाएगा और 2 रह गया 20, 6 बार जाएगा और 2/3, तो 376 2/3 इज आवर आंसर, ठीक है, 376 2/3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the respective ratio between the total number of projects handled by both the companies in 2015 and 16? Both the companies in 2015 and 16 बोला है, यानी A और B का आपको 15 का निकालना है, A और B का आपको 16 का निकालना है। ऐसा मत करो कि A का 15-16 और B का 15-16 का रेशियो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, A का 2015 प्लस 2016 इसका रेशियो निकालना है, B का 2015 प्लस 2016। ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है आपको, 2015 में A प्लस B निकालना है, इस टू 2016 में A प्लस B निकालना है, गॉट इट। तो 2015 में A प्लस B कितना है, 700 हो गया, 7:9 ही आएगा लग रहा है। 2016 में कितना हो गया, 900 हो गया, ठीक है, तो 7:9 रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाई बी इन द ईयर 2019? बी इन द ईयर 2019 कितना है, 440, ठीक है। मोर देन, मोर और लेस में आई ऑलवेज फाइंड रेशियो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। देन दैट हैंडल्ड इन द ईयर 2015 बाई द सेम कंपनी, 2015 में कितना है, 250 है, तो इससे कितना ज़्यादा है, इससे, इस ब्रैकेट वाले से, ठीक है, इससे कितना ज़्यादा है, तो इससे कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, तो 19 ज़्यादा है 25 पे इंटू 100, ठीक है, तो कट करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग ऑल द ईयर्स, ठीक है, ड्यूरिंग ऑल द ईयर्स। तो कंपनी बी का देख लो कितना है, 350 250 कितना हो गया, 600 हो गया, ओके, 320 और 380 700 हो गया, तो 1300 यहीं पे हो गया, 1300 यहीं पे हो गया। 550 और 450 ले लो इसको, 550 और 450 कितना, 1000 हो गया, ओके, तो 1000 और 1300 कितना,
2300 हो गया, बट 10 कम होगा तो 2290 होगा। ओके 2290/6, ठीक है। तो 3 से, सॉरी गाइस, अगर हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 1145 आएगा। 3 से अगर मैं कैंसिल करूं, ठीक है, 3 से 3 बार जाएगा, है ना, 3 बार जाएगा, 2 रह गया 24, तो 8 और 5 रह गया, तो 1 बार जाएगा और 2/3 बचेगा, ठीक है। तो ये वाला होगा ना 381, सॉरी ये वाला नहीं, 381 2/3। Got it? Next question. What is the difference between the total number of projects handled by company A and company B in the years 14, 16 और 19? तो 14, 16 और 19 में A का टोटल और B का टोटल का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो आप 14 में देख लो कितना डिफरेंस है। किसी एक को आप मतलब फिक्स वो मान लो, बेस मान लो। हमने पहले भी DI का मेरे सेशंस में आपने देखा होगा, मैं ऐसे करता हूँ। तो यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप कितना है, 160 का गैप है। बी को मैं सुपीरियर मान रहा हूँ काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे गैप कितना है, 200 का है। ओके, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे गैप कितना है, -130 का है। तो -130 और 200 कितना हो गया, 70 हो गया। 70 और 160 कितना हो गया, 230 हो गया। गॉट इट? चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम आफ्टर 2 years एट सम इंटरेस्ट रेट इज 11:10, ठीक है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 5, 5 और 1 होगा तो 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1/5 होगा, 1/5 मतलब 20%, खत्म। अब ये वाला जो मैंने किया, ये देख के किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया होगा, ठीक है। तो मैंने कैसे किया ये मैं बताता हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये वाला, गॉट इट। और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिनको कंसेप्ट पता है, आई नो उनको पता होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली इक्वल नहीं होता, ठीक है। ओके, बट सिंपल इंटरेस्ट ईयरली इक्वल होता है। एंड फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होता है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 10 है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 10 है। तो 2 साल का, मैं बार बार फर्स्ट ईयर क्यों बोल रहा हूँ, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 10 है। तो 1 साल का कितना है, 5 है। तो एक साल का कितना, 5। पहले साल का 5, दूसरे साल का 5, बट 2 साल का मिला के, ठीक है, 2 साल का मिला के कितना है, 10 है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना है, 5 है। अच्छा, इसको यहां पे नहीं लिख के ये पे लिखता हूं मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना है, 5 है, क्योंकि सेम है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे पता है कि टोटल तो 11 है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 11 है, तो सेकेंड ईयर में कितना होगा, 6 होगा। ओके, अब जो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो बेसिकली कैसे आता है, वो इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 5, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 5, ठीक है। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 प्लस 1 एक्स्ट्रा। ये जो 1 एक्स्ट्रा है ना, ये पिछले साल के इंटरेस्ट पे होता है, पिछले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो 5 पे कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, 5 पे हमने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया और ये 1 हो गया। तो क्या लगाओगे आप, 5 पे 1/5 करोगे तभी 1 आएगा। और 1/5 मतलब क्या होता है, 1/5 मतलब क्या होता है, 20% होता है, ठीक है। तो 20% एकदम क्लरिकल लेवल का पेपर है, ठीक है, एकदम ऐसे ही इस तरह का ही इजी मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा मार्क्स स्कोर करना है आपको, गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई नो बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं ये टेक्निक, ये वाला टेक्निक कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ज़्यादा मैं इतना बेसिक्स भी समझा नहीं सकता, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर दैट, बट प्रैक्टिस सेशन है ये। तो आप लोग, जैसे 7 शॉर्ट्स के वीडियो में भी मैंने ये बोला था, तो दिस इज प्रैक्टिस सेशन। तो आप लोग अपने जो भी चैप्टर आपको आता है वो प्रैक्टिस करो ना, जो नहीं आता है उसको स्किप कर दो। मेरा मेथड देख लो, बस देख के रखो, बस लिख के रखो। जब आप वो चैप्टर सॉल्व करोगे तब आप कनेक्ट कर पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हम लोग हाफ में भी नहीं पहुंचे, 17 में, ठीक है। द टाइम टेकन बाय अमित
to cover 50 kilometer in upstream is 40 minutes more than the time taken to cover the same distance in downstream. If the speed of the stream is 10 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ अमित इन स्टिल वाटर? तो स्पीड अमित इन स्टिल वाटर का स्पीड मैं x ले लेता हूँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, अब बस सॉल्विंग का तरीका देखो, फिर मैं बताता हूँ कि ये चीज़ आया कहाँ से और आपको कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 हो गया और यहाँ पे ये 40/60 हो गया। ठीक है, बेसिकली मैं इसको 2/3 भी लिख सकता हूँ, कुछ इशू नहीं था, 2/3। और ये डिस्टेंस तो मुझे पता है ये 50, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 20 इंटू अच्छा ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा 10 इंटू 30 10 इंटू 3 कितना 30 इंटू 50 कितना 1500 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1600 आ गया और एक्स कितना आ गया 40 आ गया। डन, 40 आंसर। अब ये सब चीज़ मैंने किया कैसे, अब यहाँ पे क्या बोला है, अपस्ट्रीम का जो टाइम है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 40। अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम के टाइम से 40 ज़्यादा है। ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अपस्ट्रीम में बोट हमारा पानी हमारा हेल्प नहीं कर रहा है हमारे अगेंस्ट में, डाउनस्ट्रीम में पानी हमारा हेल्प कर रहा है, तो स्पीड ज़्यादा है। तो 40 मिनट्स है ना, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते हैं आवर में। ओके, टाइम कैसे निकालते हो, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 50 बाई अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होता है x माइनस 10, स्पीड ऑफ बोट माइनस 10 माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस तो वही है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है x प्लस 10 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, इक्वल्स टू 2/3। ओके, अब क्या करते हैं 50 को हम लोग यहीं पे रखते हैं, 50 को मैं कॉमन ले लेता हूँ इधर। ठीक है, और इधर ये हो जाएगा 1/x माइनस 10 माइनस 1/x प्लस 10 और इधर 2/3। ठीक है, 50 कॉमन रहेगा, इनटू क्या हो रहा है देखो यहाँ पे नीचे आ जाएगा x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 10, ये एलसीएम हो गया। और इधर क्या होगा, ऊपर डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा और साथ में माइनस भी है, तो x प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 10, तो इधर तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और 2/3। अब यही वाला चीज क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला चीज ऊपर चला गया और ये 20 वाला पार्ट नीचे आ गया। यहाँ पे देखो यही चीज हो रहा है, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 10 ये ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई ये 20 नीचे आ गया इंटू 2/3। अब ये वाला फॉर्मेट मैंने पूरा याद करके रखा हुआ। ये फॉर्मेट कभी भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां पे डिस्टेंस एक पर्टिकुलर सेम है, ठीक है, यानी आप कहीं पे जा रहे हो कहीं पे आ रहे हो, डिस्टेंस एक पर्टिकुलर सेम है, ठीक है, और आपके पास दो अलग अलग लोगों का मतलब एक ही इंसान का दो स्पीड है, एक ही इंसान का दो स्पीड है और टाइम का गैप दिया हुआ हो या टोटल टाइम दिया हुआ हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से अगर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है तो कैसे रखोगे, d इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल दिया है, माइनस वाला सिंबल नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि S2 माइनस S1 होगा या S1 माइनस S2 होगा, इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, इंटू T2 माइनस T1। गॉट इट। अभी देखो अगर आप ये यूज करते हो कि अगर आप टाइम का एडिशन दिया हुआ है, अगर आपके पास टोटल टाइम दिया हुआ है S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, तो यहाँ पे आपको T1 प्लस T2 ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्पीड का डिफरेंस यूज कर रहे हो तो टाइम का भी डिफरेंस यूज करो, अगर स्पीड का टोटल यूज कर रहे हो तो टाइम का भी टोटल यूज करना है आपको। समझ में आ गया? ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Okay, 50 men can do a work in 6 days and 40 women can do the same work in 9 days. In how much time 20 men and 15 women will complete the whole work? ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, टाइम एंड वर्क के चैप्टर में भी एफिशिएंसी जो होता है वो होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, तो वर्क यहाँ पे सेम है, 50 एक मैन का एफिशिएंसी m मान लिया, 50 मैन का एफिशिएंसी 50 m हो गया, टोटल वर्क कितना है, ये हो गया एफिशिएंसी इंटू टाइम इज वर्क, ये हो गया एफिशिएंसी और 6 है टाइम। एक वुमेन का एफिशिएंसी W मान लिया, 40 वुमेन का एफिशिएंसी 40 मान लिया, ये हो गया एफिशिएंसी इंटू टाइम कितना है 9। तो m बाई W कितना आ रहा है, m बाई W कितना आ रहा है अगर हम लोग निकालें,
तो 36/30, 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 6/5। तो एक मैन का एफिशिएंसी 6 है, एक वुमेन का एफिशिएंसी 5 है। अब मुझे निकालना है कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम 20 men and 15 women will complete the work। तो सबसे पहले तो टाइम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, कहीं से भी निकाल लो, यहां से निकालो या फिर यहां से निकालो। चलो मैन वाला लेते हैं, 50 इंटू एम का वैल्यू 6 आया और इंटू 6 ये हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी इस पूरे ग्रुप का चाहिए 20 मैन मतलब एक मैन का 6 है तो 120 टोटल कर लेते हैं। हाँ पहले 15 वुमेन, एक वुमेन का 5 है ना, तो 75, तो कितना हो गया 195 आ रहा है, 195। तो अगर हम लोग इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 से ये 10 आ गया, 5 से ये 10 आ गया, और यहाँ पे कितना आ रहा है 13, 130, 10, 13 से, अच्छा 13 से भी जाएगा वैसे, बट मैंने 5 से कैंसिल किया तो 5 से ही करते हैं। यहाँ पे 3 टाइम्स 39, ठीक है। अभी अगर मैं 3 से कैंसिल करूँगा तो ये 2 आएगा, 3 से कैंसिल करूँगा ये 13 आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 120/13, 120/13 कितना होगा, 13 9 टाइम्स 117 होता है और 3 बचेगा और 13 नीचे आएगा, तो 9 3/13, ये ऑप्शन डी, ठीक है 9 3/13। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ज़्यादा लिखा है, बट इन जनरल मैं भी यही इसका नॉर्मल मेथड भी है और शॉर्टकट है, सच कुछ नहीं। I mean, मैं एग्जाम में भी ऐसे ही करता अगर इस क्वेश्चन को मुझे करने को दिया जाता था, ठीक है। बट बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मैं माइंड में कैलकुलेट कर लेता, आपको यहाँ पे लिखावट बहुत कम दिखता, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रहा हूँ इसलिए मैंने कैमरा ऑफ रखा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ ए कार after 2 years is 57800 and it depreciates at the rate of 15% per annum, then what was the initial value of the car। ठीक है, तो 15% मतलब क्या होता है 3/20, 15/100 करोगे 3/20, और डेप्रिशिएट कर रहा है, घट रहा है, यानी -3/20, यानी पहले साल उस कार का दाम 20 से 17 हो गया, दूसरे साल इस कार का दाम 20 से 17 हो गया, है ना, इसी रेट से कम हो रहा है हर साल। तो अगर मैं 2 साल का, ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर, और अभी मैं 2 इयर्स का अगर कंबाइन इफेक्ट निकालूं, क्या बोल सकता हूं मैं, किसी कार का दाम 400 से कितना हो गया 289 हो गया, है ना, और अभी कितना दाम हुआ इसका दाम है 57800, मतलब 289 इज इक्विवेलेंट टू 57800, मतलब इंटू कितना, इंटू 280 का डबल करेंगे तो 5 6 18 इंटू 200 हो रहा है, इंटू 200 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी इंटू 200 होगा, तो उस कार का दाम पहले कितना था 80,000 था, डन। ओके चलो, ये सब नंबर सीरीज है, सॉल्व करते हैं सिंपल। तो लिख लेता हूँ क्योंकि रफ में भी तो मैं ऐसे लिखूंगा ही, कुछ सम्स में आप बिना लिखे भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे एक बार में देख के माइंड में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं 16 × 1 लूँ, पहले एक बार तो गैप देख लेते हैं, गैप कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 41 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 25 से 6 जाएगा तो 19 होगा, तो 18 87 आ रहा है, ठीक है। कुछ कनेक्शन नहीं है गैप में भी। अच्छा, अगर मैं ऐसा देखूँ 16 × 1 + 9 आएगा ना, 25 × 1 प्लस ज़्यादा आ जाएगा फिर 66 × 4। अच्छा, अगर थोड़ा आगे जाके करें 16 × 2 - 7, ठीक है, 16 × 2 - 7, 25 × 2, 25 × 2 से तो नहीं होगा, 3 75 - 9, चलो इससे तो दिख रहा है, 16 × 2 - 7 25, 25 × 3 - 9, ठीक है। इस पर भी सीक्वेंस है, और एक चेक कर लेते हैं, इंटू 4 कितना होगा, ये इंटू 4 कितना होगा 240 और 24, है ना, 240 और 24 264 - 11, हाँ सही है, फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे इंटू 5 होगा, यहाँ पे इंटू 6 होगा, तो इंटू 6 माइनस, यहाँ पे -13 होगा, ठीक है, यहाँ पे -15 होगा। तो इंटू 6 करेंगे तो देखो, इंटू 6 अगर हम लोग करेंगे तो 6 × 2 12 आएगा, 6 × 5 30 आए, 30 और 1 31 आएगा, और 12 से जब मैं 15 को माइनस करूंगा, 2 से मैं 5 को माइनस करूंगा, तो 2 से 5 को माइनस करूंगा, पूरा मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं है इसको 6 से,
12 से 5 को माइनस करूंगा तो 7 आएगा लास्ट में, 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ओके, यहाँ पे 0 रह जाएगा, 0 से 1 यहाँ पे 10 आएगा, फिर 10 से 1 माइनस करूंगा तो 9 आएगा, तो यही आंसर आएगा। फिर भी अभी जस्ट टू रीचेक, ठीक है, कंफर्म होने के लिए मैं बता देता हूँ, वैसे तो ये आंसर है, समझ में आ गया। 6 इंटू 1 2 5 2 कितना होगा? 6 इंटू 2 12 होता है, एक रह गया। 6 इंटू 5 30 होता है, तो एक 31 3 रह गया। 6 इंटू 2 या 6 इंटू 12 भी मान लो, 6 इंटू 12 72 होता है, 72 और 3 कितना हो गया? 75 हो गया। ओके, अब इससे माइनस करेंगे तो 7497 आएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे गैप देखते हैं हम लोग, गैप कितना है? 6 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, 10 का गैप है, 12 का गैप है, 13 का गैप होगा, सॉरी 14 का गैप होगा, तो 57 होना चाहिए, 57। ठीक है, डन। अच्छा, ये वाला देखो, यहाँ पे कितना देखो, 294 से 300, 6 और 30 36, ये कितना? 34, 60 से 90 30 तो 4, 28 से 32, ये 200 से 28 और 2 30, तो यहाँ पे ये 28 होना चाहिए, तो 198 माइनस 28 तो 170। ये वाला तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर्स है। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसको 13 क्यूब बोलते हैं, इसको 13 स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबली इसको 13 टू द पावर 4 ही बोलते होंगे, तो यहाँ पे 13 आएगा, 13 टू द पावर 5, 13 टू द पावर 6। गॉट इट। नेक्स्ट ये वाला। अच्छा, यहाँ पे ना आपको नंबर्स का थोड़ा ध्यान होना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ किन किन नंबर्स का। 12 क्यूब होता है 1728, फिर 11 क्यूब होता है 13331, 1331। 10 क्यूब तो पता ही है सबको, 1000 होता है। 9 क्यूब कितना होता है? 729। ओके, और 8 क्यूब होता है 512। 7 क्यूब होता है 343। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये 12 क्यूब से 5 कम है। ठीक है, 12 क्यूब से 5 कम है, यानी +5 करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये 6 कम है, +6 करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये 7 कम है, ये 8 कम है, ये 9 कम है, ये 10 कम है। ठीक है, तो 7 क्यूब होता है 343, तो इस नंबर के साथ 10 ऐड करने पे 343 मिलेगा, तो ये नंबर कितना होगा? 333 होगा। डन, हो गया। ओके, ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, जो भी इंस्टेंटली एकदम आंख में नहीं पड़ता तो मैं वो साइड में थोड़ा लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे गैप अगर हम लोग देखेंगे, गैप कितना आ रहा है? 26 का गैप आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कितना का गैप आ रहा है? 56 का गैप आ रहा है। उसके बाद कितना? 090। ठीक है, उसके बाद कितना? 200 से 141 और 11 152, ये कितना है? 30 है ना, ये 30 है, और ये 90, अरे 90, ये तो 9 - 1 था ना, ये 98 है, ये 42 है, और ये कितना है? 54 है। अच्छा, यहाँ पे देखो, 6 के टेबल में 6 इंटू 5, ये 6 इंटू 7, ये 6 इंटू 9, यानी ऑड नंबर्स आ रहा है। 6 इंटू 5 7 9, तो यहाँ पे जो आएगा ये 6 इंटू 11 आएगा, तो यहाँ पे 66 आना चाहिए। और यहाँ पे जो आएगा, मतलब देखो, ये 66, तो ये है डिफरेंस, और ये है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये इसके साथ ऐड होगा पहले, है ना। 98 के साथ 54 ऐड करके 52 हो रहा है। देखो, 26 के साथ 30 ऐड करके ये 56 हो रहा है, तो 152 के साथ ये 66 ऐड होगा, तो ये कितना होगा? 15 और 6 216, यानी 21 होता है, और यहाँ पे 8, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, यही आना चाहिए। 34 और 21 55 और लास्ट में 9। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो, 55 डेसिमल को बाद में देखेंगे। 55 से 46 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। ओके, 9 और 90 कितना हो गया? 99 हो गया। 100 मान लो, 100 और 88 कितना हो गया? 188, बट एक ज़्यादा माना था तो एक कम करना पड़ेगा, तो 187 हो रहा है। ठीक है, ओके, अभी ना डेसिमल को भी आप ऐसे ही करो, डेसिमल भी 187 भी आएगा। मतलब कैसा मैं बोल रहा हूँ
इसको 55 पकड़ो, इसको -46 पकड़ो, इसको +90 पकड़ो, इसको +88 पकड़ो, ऐसा ही करो, बट 2 प्लेस पहले डेसिमल लगा दो, खत्म हो गया। ठीक है, तो 1.87 ऐड करना है ऐड करो, नहीं तो रहने दो, है ना, ऐड करना है ऐड करो, नहीं तो रहने दो। तो 188.87 आ रहा है। ओके, 521 से मैं पहले 188 माइनस करना चाहूंगा। ठीक है, मैं पहले 188 माइनस करना चाहूंगा, तो 200 से अगर मैं डिफरेंस निकालूं, 200 से डिफरेंस 321 है। ठीक है, और 12 321 और 12 कितना होता है 333। अब मुझे ये वाला पार्ट भी तो माइनस करना है ना, तो 0.87 माइनस करेंगे तो 332.13 बचेगा। 0.87 किसी चीज से माइनस हो रहा है तो 0.13 बचेगा, क्योंकि 0.87 और 0.13 मिलके ही 1 होता है। ठीक है, चलो इसमें देखो, इस चीज को तो आप पहले ही मन में ही चेंज कर लो इधर। ठीक है, मन में ही सोच लो, ये 15 कट जाएगा और ये 9 इस 18 को काटेगा 2 होगा, ये 2 कट जाएगा और बचेगा 1/7 इंटू क्या है 88 इंटू 26। तो आप क्या करो, 26 को 13 और 2 में ब्रेक कर दो मन में। ठीक है, 13 इंटू 8 कितना होता है 104, 10 रह गया, 13 इंटू 8 फिर से 104, 104 और 10 कितना 114 और इंटू 2 कितना होगा 2288। यहाँ पे प्लस है, हाँ बीच में, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस 562 तो कितना होगा 2850 प्लस 1/7 तो 2850 1/7। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, एक्चुअली ये मिक्स फ्रैक्शन ही है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 3 इंटू 5 15% हो गया। इसका 15% कैसे निकलेगा, इसका 10% कितना है 92, 10% 92 हो गया, 5% कितना होगा 46, तो 138 हो गया। तो 138 इज इक्वल टू %% ऑफ 650। अभी देखो, हाँ मैं एक चीज़ आपके सामने करने वाला हूँ। ठीक है, ये सब मैं एग्जाम में जैसे करता हूँ वैसे ही कर रहा हूँ, बट थोड़ा समझा के कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पहले कर रहा हूँ एंड फिर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो कि 130 इक्वल्स टू %% ऑफ 650। तो आप क्या बोलते हैं 650 को अगर मैं 1/5 करूंगा तो 130 आ जाएगा, यानी 1/5 किया मतलब 20% है आंसर। यहाँ पे तो 138 है ना, यानी 650 का 20% है 130। सो 20 से थोड़ा ज्यादा 21 या 22% होगा 138, तो यही आंसर होना चाहिए। ओके, बट अगर आपको एकदम स्पेसिफिक आंसर चाहिए, देखो 130 के लिए तो 20% आ गया, 650 का 20% है 130, या 650 से मतलब 130 कितना परसेंट है 20% है, तो ये 8 एक्स्ट्रा रह गया। ये 8 कितना परसेंट है 650 का, ये मैं निकाल लेता हूँ। अगर इतना ही स्पेसिफिक आंसर चाहिए, अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज है तो। ठीक है, तो 5 से ये 13 और 5 से ये 2, तो यहाँ पे 16/13 हो गया। 16/13 कितना होगा, एक बार जाएगा, बचा 3 पॉइंट लगेगा, 30 3 बार जाए 30 है ना, तो 2 बार जाएगा 26, 4 के साथ 0 40, 3 बार जाएगा 1.23, तो 20 + 1.23 21.23 डन। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला तो अच्छा, ये बहुत आसान है, 0 0 कट जाएगा, 6 से ये कटेगा कितना 105 हो जाएगा, है ना। 6 इंटू 105 कितना होता है 630 होता है। ओके, अब क्या है, अब मैं फिर से कैंसिल कर सकता हूँ, बट आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, वहीं पे बहुत छोटा करके लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 105 से सीधा 5 बार कटेगा और 5 से ये कटेगा। ठीक है, कितना होगा 57 होगा, 57 और प्लस 86, ये 86 इधर आके प्लस हो जाएगा ना, कितना होगा 143 डन। यहाँ पे तो 100 तो पहले ही कट जाएगा, और 11 से ये 10 बार, और 11 से ये 8 और 0 फिर 8। ठीक है, तो 10 इंटू %, डिवाइडेड बाई 112 इक्वल टू 4 इंटू 808। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, तो मुझे 4 इंटू 808 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 10 करना है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े आंसर है,
वैसे एग्जाम में अगर चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, बट फिर भी इतना बड़ा भी कैलकुलेशन नहीं होगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 112 है ना, इसको आप 100 प्लस 12 करके पकड़ो, तो 808 इंटू 100 कितना होगा, 808 और 00, 12 इंटू 808 कितना होगा, ठीक है, 12 इंटू 8 होता है 96, ठीक है, 12 इंटू 8 होता है 96, और फिर 12 इंटू 8 96, ठीक है, कितना हो गया 6 9 14 0 9, और इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 2 रह गया, 38 3 रह गया, 19, ठीक है 1, और यहाँ पे 36, ठीक है 3619, और डिवाइडेड बाई एक 10, क्योंकि क्वेश्चन मार्क मतलब 10 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 361984। अब अगर मैं इस 10 को यहाँ से हटा दूंगा, ये यहाँ पे आएगा, तो एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 36198.4, ठीक है, गॉट इट। इस पे चलते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये इधर 3 और 3 9 हो जाएगा, 9 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है, ये इधर कट गया, 2 से इसको, अच्छा 2 से इसको नहीं काट के आप इसको सीधा ऐसे कर लो, 2 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क, तो ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इधर चला जाएगा, तो 3 इंटू 7 मैं ज़्यादा स्टेप में, थोड़ा सा स्टेप वाइज यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 कट जाएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1/3276, 1/3276, डन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 13 इंटू 570 है, डिवाइडेड बाई 15 इंटू 855 है, ठीक है, एक एक जीरो मैंने पहले ही काट दिया यहाँ पे, तो 15 से अगर कैंसिल करेंगे, 15 से ये जाएगा कि नहीं पता नहीं, 15 इंटू 3 होता है 45, 12 रह गया 120, 8 टाइम्स, 13 से ये 85 जाएगा, 13 इंटू 6 78 होता है, तो यहाँ पे 75 रह गया, नहीं जाएगा, तो 19 से जा सकता है, क्योंकि ये 19 से जाएगा 2 टाइम्स, और 19 से ये कितना, 19 इंटू 4 76, तो यहाँ पे रह गया 95, 19 इंटू 5 26/45, ठीक है, डन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, इसको कैसे कर सकते हैं, 33 इंटू 2700 माइनस 5000 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 50/6। ओके, पूरे इक्वेशन मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे किया, कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। 0 और 5 से भी अगर कैंसिल करूँ तो यहाँ पे 100, और 5 से कैंसिल करने से 50, यहाँ पे 54 इंटू, और इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ माइंड में ऐसा, 54 इंटू 3 कितना होता है, 54 इंटू 3 162, 162 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2871 माइनस 100 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो रहा है 1682 इंटू 6, ठीक है, 2 लास्ट में 2 वाला आंसर आना चाहिए, ओके, लास्ट में 9 वाला आंसर आना चाहिए, 92 आ गया, फिर भी कर लेते हैं, 4 रह जाएगा, 0, ठीक है, 40 और 0। अब मैंने यहाँ पे किया क्या, देखो मैंने माइंड में इस चीज़ को कैसे ब्रेक किया, 33 इंटू 5200 माइनस ये 2500 कितनी बार है, 35 बार है ना, मैंने इस 2500 को 33 टाइम्स लिया है, और 2 बार लेना है, और 2 बार मैंने 2500 को लिया, तो 5000 हो गया। अब यहाँ से 33 अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, 33 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, 5200 माइनस 2500 कितना होता है 2700, और ये 5000 माइनस में है, तो इस चीज़ को मैंने ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। तो वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस डेली 30 आप करते रहो, आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, 150 लिखते हैं, 150 प्लस 270, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 होगा, 2 इंटू 2/5 है क्या, अच्छा ये 5 तो ऊपर जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 3/5, ये 5 ऊपर जाएगा तो 10 होगा, 35 इंटू 3 105 होता है, 105 और 10, ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा लिखते हैं, यहाँ पे प्लस करके, यहाँ पे जो भी होगा वो प्लस में आएगा, तो एक तो 105 प्लस में आ जाएगा, और इसका क्या होगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा, 232 माइनस 232 इंटू 7, ठीक है, 232 इंटू 7 14 122 216, ठीक है, 1624, यही आएगा, है ना, ये आएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं, इन दोनों को अभी पहले कर लेते, पहले माइनस वाला चक्कर हटाते, तो 1600 से अगर 1000 जाएगा तो कितना होगा, 600,
1600 से अगर 1000 जाएगा तो कितना होगा 600, बट यहाँ पे 50 ज़्यादा है तो 550 होगा, 550 और 24 तो हो गया 574, ठीक है 574, और यहाँ पे 105, और यहाँ पे कितना है 420, ठीक है 420 है, तो ये 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, 1099, ठीक है 1099। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो इसको मैंने इधर भेज दिया तो इधर 1 बच रहा है। अच्छा इसको 1000 पकड़ लो, 1000 हो गया, इसको 100 पकड़ लो, ठीक है 1000 और 100 1100 हो गया, इसको 10 पकड़ लो 1110 हो गया, बट सब ने हमने एक एक एक्स्ट्रा पकड़ा है, तो क्या होगा 1110 से 3 माइनस होगा तो 1107 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और इसको जब मैंने इधर भेजा था तो 1 बचा था, ये 1 इधर आएगा, ठीक है तो 1106 आएगा आंसर, ठीक है 1106 आएगा। ओके सो वी आर डन विथ आज का जो भी सेशन था, ठीक है वी आर डन विथ द सेशन। ओके तो आप लोग बताओ मुझे कमेंट्स पे कि और क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है और कैसे करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो आई नो कि बहुत सारे जगह में मुझे स्किप करना पड़ रहा है एकदम जो स्क्रैच लेवल रूट लेवल का कंसेप्ट है, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐसे भी देखो 1 घंटा से ऊपर 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन का तो यहाँ पे मतलब हमको चांस ही नहीं मिलेगा कि पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करो, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने अपना जो एंड स्क्रीन का जो टाइम है, ठीक है आई मीन एंड स्क्रीन का जो टैग है वो चेंज किया, थैंक यू बहुत हो गया, ठीक है ऑब्वियसली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो मुझे सपोर्ट करते हैं। अब टाइम है, अब 4 के आओ, ठीक है तो जाओ एग्ज़ाम में और अब 4 के आओ, गॉट इट। सो अब बताओ कि और कैसे क्या करना है, क्योंकि मैंने 35 क्वेश्चंस कवर किया है और नेक्स्ट जो सेशन होगा वो रीजनिंग वाला होगा, है ना, और आपको वो चीज़ ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है एंड एंड स्क्रीन में भी आ रहा होगा, यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी यहाँ पे आ रहा होगा आपके सामने। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग विथ पेशेंस, एंड आप लोग लाइक करो शेयर करो स्पेशली उन लोगों को जिनको इसका नीड है, एंड सब्सक्राइब कर दो सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप सबको मिलते रहे, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स करो कि और इसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चंस मैं रख रहा हूँ, आप आज के जैसे आज के मॉक में भी आपने देखा कि मैंने मिक्स क्वेश्चन रखा, जैसे कि एग्जाम में आने वाले हैं, एकदम एग्जाम लेवल का है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है, ठीक है एक मॉडरेट लेवल का कुछ क्वेश्चन लिया है मैंने। सो स्टे ट्यून फॉर द रीजनिंग वाला, ठीक है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। ओके सो थैंक यू, बाय बाय।